नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार। हर विचारक अपने समय और परिस्थिति से प्रभावित होता है और उसके विचार का उन पर बहुत बड़ा असर भी पड़ता है, और वैसा ही कुछ अरस्तु के साथ घटित हुआ था। जो अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार दिया वो समय परिस्थितियों से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अरस्तु के समय क्या था? यूनान के जो राज्य थे उनके स्वरूप और संविधानों में बहुत जल्द जल्द परिवर्तन हो रहे थे। ये अस्थिरता और नए परिवर्तन यूनानी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बन चुकी थी उस टाइम की, और लगभग प्रत्येक नगर राज्य शासन की विभिन्न प्रणालियाँ जैसे राजतंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र में से गुजर चुका था। तो ये सब कुछ उस टाइम घटित हो रहा था, तो अरस्तु के लिए स्वाभाविक था कि वो राजनीतिक स्थिरता, शासन को एक स्थिर करने के उपाय खोजे। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति का सूक्ष्म विश्लेषण किया और उनके कारण और समाधान के महत्वपूर्ण उपाय भी सुझाए। तो इस प्रकार उसका समय से प्रभावित ये विचार था, परिस्थितियों से। अब क्रांति का अर्थ क्या है अरस्तु के संदर्भ में अगर हम समझे तो आधुनिक संदर्भ का अलग है, और अरस्तु के टाइम में अगर हम क्रांति का अर्थ समझे तो वो अलग है। अरस्तु की और आधुनिक क्रांति संबंधी धारणा में बहुत ही अंतर है। वर्तमान संदर्भ में क्रांति कह सकते किसी शासन व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन, जो एकदम नई व्यवस्था स्थापित करे, वो क्रांति कहलाती है। जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति। परंतु अरस्तु इसके बहुत ही अलग विचार देता है क्रांति। उसके अनुसार क्रांति का मतलब क्या है कि संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन, चाहे वो पूर्णतः परिवर्तन हो या आंशिक परिवर्तन हो, चाहे वो परिवर्तन सशस्त्र क्रांति के द्वारा हो या शांतिमय हो, वो सब कुछ क्रांति कहलाता है। अर्थात शासन व्यवस्था या संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। और ये परिवर्तन, अगर इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक ढांचा पूर्ण रूप से बदल जाता है तो पूर्ण क्रांति है, और आंशिक रूप से बदलता है तो वो आंशिक क्रांति कहलाएगी। और ये परिवर्तन कैसे भी हो सकता है? चुनाव व्यवस्था में धांधली, चुनाव के द्वारा जीत के, षड्यंत्र से, धोखे से, विद्रोह से, कैसे भी हो सकता है। तो ये क्रांति का उसका एक अर्थ था कि क्रांति क्या है। नेक्स्ट की क्रांति कितने प्रकार की होती है? अरस्तु ने बताया उस टाइम क्रांतियाँ कितने प्रकार की है, क्रांतियाँ कितने टाइप की होती है वो। तो उसका 5-6 टाइप बताए उसने। पहला बताया आंशिक और पूर्ण क्रांति। जब संपूर्ण संविधान बदल जाता है और उसके परिणाम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतः बदल जाती है तो वो पूर्ण क्रांति कहलाती है। और जब संविधान का कुछ भाग संशोधन किया जाता है या बदला जाता है, उससे समाज कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आए, तो वो आंशिक क्रांति कहलाती है। जैसे संविधान में छोटा सी संशोधन, इसको आप आंशिक क्रांति कह सकते हो। नेक्स्ट जो उसका टाइप है वो कह रहा है कि रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। जैसे फ्रांस की क्रांति आप कहते हो, रक्तपूर्ण क्रांति थी। और इंग्लैंड की गौरव में क्रांति या रक्तहीन क्रांति, जो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा हो, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाए, रक्तपात हुआ, तो वो रक्तपूर्ण क्रांति। और शांतिमय परिवर्तन रक्तहीन क्रांति। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कि व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति।
जब किसी क्रांति के द्वारा शासन में किसी व्यक्ति को हटाकर संविधान में परिवर्तन किया जाता है, जैसे राजा को हटा दिया और फिर नया संविधान लिखा जाता है या लागू किया जाता है, तो व्यक्तिगत क्रांति है। परंतु जब एक आप संविधान को चेंज ही कर रहे हो परंतु राजा या व्यक्ति अपनी कुर्सी से नहीं हिल रहा है, छोड़ रहा है, तो वो एक तरीके से गैर व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। नेक्स्ट जो डिवीजन है उसका वो है कि वर्ग विशेष के प्रति क्रांति। वर्ग विशेष के प्रति क्रांति से कहने का उसका क्या मतलब था कि कोई एक वर्ग किसी अन्य वर्ग के प्रति क्रांति करके संविधान में परिवर्तन करता है, वो एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग के प्रति क्रांति करके संविधान में परिवर्तन कर ले तो वर्ग विशेष के प्रति क्रांति कहलाती। नेक्स्ट जो उसका टाइप है वो है कि वैचारिक क्रांति। वैचारिक क्रांति मतलब अर्थात जब किसी राज्य में कुछ वक्तागण, भाषण देने वाले, अपने भाषण या शब्दों के आडंबर जाल द्वारा राज्य में क्रांति ला दे, तो इस क्रांति को विचारों की या वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। तो ये क्रांतियों के कुछ टाइप थे बेसिक जो अरस्तु ने बतलाए हैं। नेक्स्ट आगे जो उसने बताया है कि क्रांतियों के क्या क्या कारण है, क्रांति होने के क्या कारण है, कि किसी शासन व्यवस्था में यह क्यों क्रांतियाँ हो जाती। तो उसने क्रांति के कारणों की चर्चा करते हुए उन्हें 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है कि मूल कारण, दूसरा है सामान्य कारण और तीसरा है विशिष्ट शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण, जैसे राजतंत्र में क्रांति क्यों, लोकतंत्र में क्यों, धनिक तंत्र में क्यों, कुलीन तंत्र में क्यों होती है, इन सब का उसने सूक्ष्म विश्लेषण किया। मूल कारण जो आपको सब क्रांतियों में देखने को मिलेगा। मूल कारण में क्रांति के क्या बताया उसने कि मनुष्य की समानता की भावना, समानताएं और विषमता को खत्म करने की और समानता को स्थापित करने की आकांक्षा है। अब समानता की स्थापित करने की बात कौन करेगा? गरीब या शोषित वर्ग, क्योंकि उनके पास संसाधन कम है, उनका शोषण हो रहा है। और विषमता बनाए रखने का समर्थन कौन करेगा? शोषक या अमीर वर्ग। तो ये उसने बोला कि क्रांति का मूल कारण यही है कि लोगों में समानता की आकांक्षाएं पाई जाती है, उनको अपनी योग्यता के अनुसार पद या पुरस्कार नहीं मिलता है और बिना योग्यता के किसी लोगों को पुरस्कार मिल जाता है। तो क्रांति का मूल कारण है समानता की आकांक्षा। उसके बाद उसने जो सामान्य कारण बताया क्रांति में कि जो एक नॉर्मली कारण होते हैं वो उसने बताया है। पहला कारण बताया कि शासकों की धृष्टता और लाभ की का लालसा। शासक जब अपनी धृष्टता वश जनहित की चिंता छोड़ देता है और सार्वजनिक कल्याण की भावना छोड़कर अपना खजाना भरने में लग जाता है, तो जनता उसके विरुद्ध असंतोष भड़क जाता है जनता में। तो उस कारण जनता को क्रांति का रुख अख्तियार करना पड़ता है। पहला जो सामान्य कारण। दूसरा सामान्य कारण है वो कि सम्मान की लालसा। सम्मान पाने की इच्छा किसको नहीं होती है? सबको होती है। लेकिन जब शासक वर्ग किसी को अनुचित ढंग से सम्मान देता है और किसी को अनुचित ढंग से अपमानित करता है, मनचाहे ढंग से, तो धीरे धीरे जनता में क्या होता है? शासक वर्ग का प्रति एक गलत मैसेज चला जाता है और उसके विरुद्ध आवाजें उठने लगती है। थर्ड जो रीजन है वो है कि श्रेष्ठता की भावना। जब समाज के कुछ लोग दूसरे लोगों को से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाए और अपने धन या कुलीनता के आधार पर शासन का सत्ता हथियाने का प्रयत्न करता है, तो जनता में क्रांति का बीजारोपण हो जाता है। नेक्स्ट कारण है वो है कि घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराएं। राज्य में जब एक वर्ग सत्ता ग्रहण किया हुआ रहता है
तो दूसरा वर्ग उससे घृणा करने लग जाता है, और जब ये घृणा एक पराकाष्ठ स्तर पर पहुंच जाती है तो वो क्रांति का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट जो क्रांति का कारण बताया उसने, भय की भावना। भय की भावना क्रांति किस प्रकार के लिए व्यक्ति को बाध्य करती है कि दो प्रकार बताए कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो दंड से के भय से बचने के लिए विद्रोह कर देते हैं, और कुछ व्यक्तियों को ये डर होता है कि आने वाले टाइम उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, अन्याय होने वाला है, और इसके अंदेशे के आधार पर वो विद्रोह कर बैठते हैं। और कभी कभी ये भय किसी एक वर्ग या दल द्वारा राज्य में क्रांति न हो जाए तो दूसरे वर्ग को वो प्रेरणा देता है कि आप क्रांति कर दो, और अविश्वास को जन्म देता है। और भय क्रांति को, अविश्वास भय को जन्म देता है और भय क्रांति को जन्म देता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है कि द्वेष की भावना। जब राज्य के अधिकारी परस्पर वैमनस्य के परिणाम स्वरूप क्रांति को जन्म होता है, उनका अशिष्ट व्यवहार, स्वार्थ साधना, अपमानित होकर लोग विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं उनकी वजह से, तो इससे क्रांति का एक कारण कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि जातियों की विभिन्नता, कि विभिन्न जातियों के लोग सरलता से, आसानी से एक साथ अनुकूल रूप से नहीं रह सकते, और जाति विभिन्नता समाज में एकता की भावना नहीं होने देती। इस कारण क्या होता है, परस्पर एक जाति के दूसरी जाति के प्रति द्वेष, कलह, फूट विद्यमान रहता है। इस कारण कभी कभी क्रांतियां भी हो जाती है। नेक्स्ट जो सामान्य कारण है कि राज्य के किसी एक अंग का अनुपात से अधिक शक्तिशाली हो जाना। जब कोई एक अंग या कोई एक वर्ग, एक प्रदेश विशेष किसी दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो दूसरा वर्ग उसके प्रति द्वेष की भावना होना स्वाभाविक है, और इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है, क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट जो है कि कारण निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, कि चुनाव लगे कि चुनाव में कोई धांधली करके सत्ता में आया तो लोग क्रांति कर देते हैं। नेक्स्ट कारण है कि शासक वर्ग की असावधानी भी क्रांति को जन्म देती है। कभी कभी क्या करता है, शासक वर्ग अज्ञानता और असावधानी कारण अपने विद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर देता है, और जो उचित समय आता है तो ये क्या करते हैं, क्रांति कर देते हैं विद्रोही लोग। अगला जो कारण है कि मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग क्या करता है, समाज में बड़ा ही संतुलन रखता है। वो कभी भी उच्च वर्ग और जो शोषक वर्ग होता है उनमें सीधा टकराव नहीं होने देता है, वो एक सेफ्टी वॉल के रूप में काम करता है। मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास अगर राज्य में नहीं तो क्रांति होने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट कारण है कि विदेशियों को आने की आप खुली छूट दे दोगे, तो विदेशियों का खुली छूट दोगे तो षड्यंत्र से क्रांति भी लोगों को उत्साहित करके क्रांति सी कर सकते हैं, बेला फुसला कर। नेक्स्ट जो रीजन है वो है कि शक्ति का संतुलन। जब क्या होता है कि एक वर्ग को लगता है कि मैं किसी दूसरे वर्ग के मुकाबले कमजोर या शक्तिशाली हूँ, तो उसका कभी सीधा विरोध नहीं करेगा, परंतु जब एक वर्ग को लगता है कि मेरी शक्ति उसके बराबर हो गई है तो उसका विरोध कर देता है, विद्रोह करता है, और विद्रोह करता है तो क्रांति होने का एक कारण माना जा सकता है। तो इस प्रकार अरस्तु ने बहुत से कारण बताए जो सामान्य कारण है क्रांति के। नेक्स्ट उसने जो कारण बताया कि विशिष्ट शासन व्यवस्था में क्रांतियों के विशिष्ट कारण, कि अलग अलग शासन व्यवस्था में क्रांति क्यों होती। तो पहला उसने बताया एक तंत्र या राजतंत्र में क्रांति का क्या कारण है। इसमें प्रमुख कारण होता है कि परिवार में जो कलह होती है, पारिवारिक द्वेष भावना, राजकुमार और आपसी संघर्ष,
और शासक द्वारा जनता पर अत्याचार करना, अत्यधिक अत्याचार किसी भी रूप में, आर्थिक सामाजिक किसी भी रूप में, तो अत्यधिक सताए जाने पर जनता क्या करती है, विद्रोह कर बैठती है और वो क्रांति शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक देती है। तो राजतंत्र में क्रांति का कारण यही है। नेक्स्ट जो है कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र क्या होता है, इसमें क्या होता है, शासन में भाग लेने वाले सीमित संख्या में लोग शासन करते हैं। सीमित 10 लोगों का एक गुट बन के वो शासन करता है, उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। तो सीमित लोग पद और प्राप्त कर लेते हैं, तो अन्य लोगों के प्रति क्या होता है, अन्य लोग उनके प्रति उपेक्षा और दृष्टा का दृष्टिकोण अपना लेते हैं वो। तो इससे क्या होगा, जनता में असंतोष बैठ जाएगा और इससे क्या, संपूर्ण जनता उसका कोई वर्ग एक क्रांति कर देगा। तो इसका मतलब क्या, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य न होना कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण है। नेक्स्ट वो कारण बताया उसने, प्रजातंत्र, लोकतंत्र में क्रांति का कारण क्या है। लोक नेताओं की अधिकता। ये नेता क्या करते हैं, लोक नेताओं की अधिकता के कारण क्या, क्रांति का कैसे है कारण ये कि ये नेता निर्धन लोगों का प्रतिनिधित्व देकर धनी लोगों के विरुद्ध उनको भड़का देते हैं और परिणामतः धनी वर्ग के प्रति क्रांति हो जाती है कि आपका ये शोषण कर रहे हैं। अपने आडंबर भाषणों द्वारा, झूठ मिथ्य भाषणों को सहारा लेकर जनता को अपने पक्ष में करते रहते हैं। तो क्रांति का, प्रजातंत्र में क्रांति का मुख्य कारण यही है। नेक्स्ट जो उसका है, क्रांति को रोकने के उपाय भी बताए हैं अरिस्टोटल ने। क्रांति रोकने के उपाय पर क्या बोला उसने कि क्रांति रोकने का है कि शक्तियों का उचित विभाजन होना चाहिए, किसी एक अंग को ज़्यादा शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट जो क्रांति रोकने का उपाय बताया कि जनता में संविधान के प्रति निष्ठा की भावना जागृत करनी चाहिए। संविधान की, उसको वो चेंज करने का नहीं हो, जैसा कि वर्तमान में है कि जनता में एक संविधान के प्रति निष्ठा की भावनाएं हो। नेक्स्ट जो उपाय है वो है कि शासन के सम्मान, पद आदि का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, योग्यता के अनुसार वितरण, न्यायपूर्ण। किसी वर्ग विशेष को ऐसा नहीं कि एक वर्ग विशेष के लोग ही किसी पद पर आसीन होते आ रहे। नेक्स्ट उपाय है कि आर्थिक विषमता को जितना हो सके उतना कम करना चाहिए और समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में आता है नौकरी पैसे लोग। नेक्स्ट जो उपाय दमन का है क्रांति का रोकने का, वो है कि धन उपार्जन की, धन कमाने की जो लालसा, स्वार्थ की भावना होती है उसका दमन करना चाहिए। स्वार्थ की भावना का किसी भी टाइप से, दर्शन, शिक्षा, किसी के द्वारा। और राज्य के अधिकारी को एक पद पर निरंतर लगातार कई वर्षों तक नहीं रहना चाहिए कि वो षड्यंत्र ना रख सके। उसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते रहना चाहिए, ट्रांसफर करते रहना चाहिए उसको। एक जो मनोवैज्ञानिक उपाय बताए वो है कि जनता को शासन क्या करे, डर दिखाता रहे, भावी संकट उनसे आतंकित करता रहे, तो जनता उन संकटों को अपने को उन संकटों से बचाने का उपाय करती रहेगी और उन्हें क्रांति का बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार क्रांति से बचा जा सकता है। नेक्स्ट उसने सर्वोत्तम उपाय बताया वो कि शिक्षा को बताया। शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे नागरिकों में नैतिकता, निष्ठा, राज्य के प्रति और क्रांति के दोषों से अवगत कराना चाहिए कि आपको क्रांति करोगे तो आपके साथ बहुत ऐसा होगा, आपकी जीवन स्तर गिर जाएगा, आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ लोग पहले से अवगत हो गए तो क्रांति करने से कतराएंगे। और शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि एक अपने राज्य के प्रति निष्ठा पैदा हो। ये सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्रांति रोकने का उपाय है वो है कि शासक को जनता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते रहना चाहिए, उनसे निरंतर संवाद करते रहना चाहिए, जन समस्याओं को सुनवाई करते रहना चाहिए। कोई अधिकारी किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार तो नहीं कर रहा है, इन सब के शासक को निरंतर अपने गुप्तचरों के द्वारा इन चीज़ों पर निगरानी रखनी चाहिए
और नेक्स्ट है कि लोगों का आचरण, क्या लोगों का आचरण कैसा है, वो क्या कोई गुप्त षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं, राज्य के प्रति निष्ठा उनकी कम तो नहीं हो रही है, विदेशियों को राज्य में, वो विदेशी लोग राज्य के लोगों को शासक के विरुद्ध उकसा तो नहीं रहे क्रांति के लिए। इन सब के लिए उचित जासूसी या निगरानी शासक को करनी चाहिए। और एक और उपाय जो बताता है कि कभी कभी शासक को शक्ति का द्वारा दमन करके भी क्रांति का दमन करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन एक तरीके से वो शासन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है, तो इसलिए क्रांति को शक्ति के द्वारा भी दमन करना चाहिए। तो ये था आज का क्रांति का विचार। क्रांति क्या है, क्यों होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये आज की क्लास में बस इतना डिस्कस क्रांति का। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का थिंकर का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।